Okay. Good morning all of you. Now today आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्मिक डिजाइन फिलॉसफी फॉर बिल्डिंग कि व्हाट इज द सिस्मिक डिजाइन फिलॉसफी फॉर बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमने एक रेफरेंस पेपर लेकर के जो हम आपके सामने IIT खड़गपुर का रेफरेंस पेपर है जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। और ये रेफरेंस पेपर जहाँ तक बचेगा हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। Author is CVR Murthy from IIT Kharagpur। ये पेपर है एंड वन बाय वन इसमें जो पॉइंट्स रखा है उसको हम यहाँ पर भी आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे। तो severity of ground shaking at a given location during an earthquake can be minor, moderate and strong। ठीक है, तो देखिए जो ग्राउंड शेकिंग होती है उसको तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एज पर IAS कोड में भी ये चीज़ें मेंशन है। इट्स ए माइनर, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग। रिलेटिवली speaking, minor shakings occur frequently, moderate shaking occasionally and strong shaking rarely। अब ये जो तीनों है, जो माइनर शेकिंग है वो से साल में बहुत बार आता है माइनर शेकिंग, है ना। अगर आप देखेंगे या रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो उसमें हमने मेंशन किया कि माइनर शेकिंग जो है आप देखेंगे रेगुलर इंटरवल पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मॉडरेट शेकिंग क्या कभी कभी ओकेशनली, मतलब अगर आप साल में देखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होती है। और स्ट्रॉन्ग शेकिंग जो है वो लगभग 5 to 10 ईयर में एक आध बार जो आपको ऑब्जर्व होगा। फॉर इंस्टेंस एन एवरेज annually about 800 earthquake of magnitude 5 to 5.9 occur in the worldwide. The number is only about 18 for magnitude range from 7 to 7.9। तो जो भी हम कह रहे थे कि अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 800 earthquake ऐसे हैं जो मैग्नीट्यूड 5 से 5.9 के बीच में आते हैं वर्ल्ड वाइज, while the number is only about 18 for 7 to 7.9। 7 से 7.9 के बीच जो है वो सिर्फ 18 earthquake दिखा रहे हैं। ठीक है, so should we design and construct a building to resist that rare earthquake shaking that may come only once in 500 year or even once in 2000 year at the chosen project site, even though the life of the building itself may be only 50 to 100 year। ठीक है, तो we design and construct a building to resist that rare earthquake shaking that may comes only in 500 year or even once in 2000 year at the chosen project sites। ठीक है, तो जैसे जो कि बिल्डिंग की लाइफ जो है जनरली 550 to 100 ईयर ही होती है जो बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है जब हम डिजाइनिंग करते हैं इस बात को कंसिडर करके चलते हैं। सिंस इट कॉस्ट मनी टू प्रोवाइड एडिशनल अर्थक्वेक सेफ्टी इन बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर आप बिल्डिंग को एडिशनल अर्थक्वेक के लिए कंसीडर करेंगे या डिजाइन करेंगे तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। देखिए, should we do away with the design of building for earthquake effect, or should we design the building to be earthquake proof whenever there is no damage during the strong but rare earthquake shaking? Clearly, the former approach can lead to a major disaster, and the second approach is to experience. Hence, the design philosophy should lie somewhere in between these two streams। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि earthquake resistant building, the engineer do not attempt to make
earthquake earthquake proof building that will not get damaged even during the rare but strong earthquake. Such building will be too robust and too expensive. तो इंजीनियर जो है वो कभी भी earthquake proof बिल्डिंग नहीं बना सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल, एंड दैट विल नॉट गेट डैमेज इवन ड्यूरिंग द रेयर बट स्ट्रॉन्ग earthquake. कभी भी ऐसी बिल्डिंग पॉसिबल ही नहीं है कि जो हम कहें कि दैट्स अ बिल्डिंग इज earthquake proof बिल्डिंग, ठीक है. सच बिल्डिंग भी टू रोबस्ट एंड आल्सो टू एक्सपेंसिव. अगर मतलब ऐसा आप कोशिश भी करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और 100% तो पॉसिबल कभी है ही नहीं. इंस्टीड द इंजीनियर्स इंटेंशन इज टू मेक बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ठीक है. तो हमारा कोशिश क्या है कि बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाएंगे, ना कि अर्थक्वेक. सच बिल्डिंग रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड शेकिंग although they get damaged severely but will not collapse during the storm. तो हमारा जो मोटो है वो ये है कि बिल्डिंग को हम ऐसा बनाएं कि बिल्डिंग जो है जब हम उसको डिजाइन करें तो इस प्रकार डिजाइन करें देखिए जैसा कि हम अभी आपको ये बता रहे थे कि बिल्डिंग क्या है कि काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन, ठीक है. तो सेफ्टी ऑफ पीपल एंड कंटेंट्स इज assured in earthquake resistant building and thereby a disaster is avoided. This is a major objective of seismic design codes through the world, ठीक है. तो seismic design के जो कोड्स हैं, ठीक है, जो भी कोड्स अवेलेबल हैं, उस कोड्स का ओवरऑल पर्पज यही है कि हम बिल्डिंग को ऐसा बनाएंगे कि अर्थक्वेक आने पे जो माइनर डैमेजेस तो पॉसिबल हो बट बिल्डिंग कोलैप्स ना हो और किसी भी जो सेफ्टी ऑफ द पीपल्स जो है वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है इस डिजाइनिंग के प्रोसेस में. अब आता है कि द अर्थक्वेक डिजाइन फिलॉसफी में भी समराइज एज फॉलो. कैसे समराइज की गए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. 3 पॉइंट्स हैं. अंडर माइनर बट फ्रीक्वेंट शेकिंग, द मेन मेंबर ऑफ द बिल्डिंग दैट carry vertical and horizontal forces should not be damaged. However, building parts that do not carry load may sustain reparable damage. Okay, तो पहला पॉइंट है. जो चीज़ अभी हम लोग इतने समय से डिस्कस कर रहे थे उसी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो है डिजाइन फिलॉसफी बनाई गई है. अब अंडर मॉडरेट बट ओकेशनल शेकिंग, द मेन मेंबर में सस्टेन रिपेरेबल डैमेज while the other part of the building may be damaged such that they may even have to be replaced after the earthquake, ठीक है ना. तो जो मेन मेंबर है बिल्डिंग के अंदर पॉइंट बी के हिसाब से जो मेन मेंबर है बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें जो है कि सस्टेन रिपेरेबल डैमेज मतलब वो जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसको अर्थक्वेक के ख़त्म होने के बाद जो है उसको हम क्या करें, थोड़ा बहुत जो है रिपेरेबल करके उसको हम मैनेज कर सकें, ठीक है. और while the other part of the building may be damaged such that may even have to be replaced after the earthquake. और जैसे जो नॉन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो उसको जो अगर वो डैमेज हो रहा है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बिल्डिंग के अंदर. इस प्रकार की का फिलॉसफी है इसमें. अंडर स्ट्रॉन्ग बट रेयर शेकिंग, द मेन मेंबर may sustain severe damage, even irreparable, but the building should not collapse. Because after minor shaking, the building will be fully operational within a short time and the repair cost will be small. माइनर शेकिंग के बाद क्या होना चाहिए,
द बिल्डिंग विल बी फुली ऑपरेशनल, बिल्डिंग क्या होनी, फुली ऑपरेशनल होनी चाहिए विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में, एंड द रिपेयर कॉस्ट विल बी स्मॉल, और रिपेयर कॉस्ट जो है वो बहुत कम होना चाहिए। एंड आफ्टर मॉडरेट चेकिंग, यानी कि मॉडरेट चेकिंग यानी कि ज़्यादा अगर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है तो द बिल्डिंग विल बी ऑपरेशनल once the repair and strengthening of the damaged main member is completed. But after a strong earthquake, the building may becomes dysfunctional for further use, but will stand so that people can be evacuated and property recovered. ठीक है, इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन जो है डिजाइन फिलोसफी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, द कंसिक्वेंस ऑफ डैमेज हैव टू बी कीप्ट इन व्यू in the design philosophy. For example, important buildings like hospital and fire station play a critical role in the post-earthquake activities and must remain functional immediately after the earthquake. These structures must sustain very little damage and should be designed for a high level of earthquake protection. Collapse of dam during earthquake can cause flooding in the downstream reaches, which itself can be a secondary disaster. ठीक है ना। तो अब जैसे आप जो अभी हमें मास कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे डैम की अगर हम बात कर लें, जब अर्थक्वेक आया और उस कंडीशन में अर्थक्वेक आने के बाद अगर क्या हो कि सपोज करिए अर्थक्वेक आया और कोई डैम फेल हो जाता है ड्यू टू द अर्थक्वेक, उस कंडीशन में क्या होगा कि एक तो डिजास्टर अर्थक्वेक की वजह से आया और डैम फेल होने की वजह से जो सेकेंडरी डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। Therefore, dams and similarly nuclear power plants should be designed for still higher level of earthquake motions. इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्पेशली हम डिजाइन करते हैं कि वो जो है हाई लेवल ऑफ अर्थक्वेक मोशंस को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। ओके, अब आते हैं डैमेज इन बिल्डिंग अनअवॉइडेबल। इसी पॉइंट कंटिन्यू करते हुए the design of building to resist earthquake involve controlling the damage to acceptable level at a reasonable cost. Control of the common thinking that any crack in the building after an earthquake means the building is unsafe for habitation. Engineers designing earthquake resistant building recognize that some damage is unavoidable. Okay, different types of damage mainly visualized through cracks, especially so in concrete and masonry building occurs in buildings during earthquake. Some of these cracks are acceptable in terms of both their size and location, while others are not. For instance, in a reinforced concrete frame building with masonry filler walls between columns, the crack between vertical column and masonry filler walls are acceptable, but diagonal cracks running through the columns are not acceptable. ठीक है ना। तो ये देखिए, इस पर अभी हम आते हैं वन बाय वन। In general, qualified technical professionals are and knowledgeable of the causes and severity of damage in earthquake resistance building. Okay. तो ये देखिए डायगोनल क्रैक्स ये फिगर्स के साथ दिखाया है इन्होंने। जैसे ये लाइन देखिएगा, डायगोनल क्रैक्स इन कॉलम, वर्टिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, है ना। तो इस प्रकार का जो क्रैक्स है वो काफी डेंजरस होता है। Earthquake resistant design is therefore concerned about ensuring that the damage in building during earthquake are of the acceptable variety and also that they occur at the right place and in right amount, है ना।
देखिए अब तो दूसरी चीज ये हो गई कि दैट द डैमेज इन बिल्डिंग, माने बिल्डिंग के अंदर जो भी डैमेज हो रहा है ड्यूरिंग अर्थक्वेक आर ऑफ द एक्सेप्टेबल वेराइटी, मतलब वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड आल्सो दैट दे अकोर एट द राइट प्लेस एंड इन राइट अमाउंट। ठीक है, तो अब जहाँ पे जैसे डैमेज होना चाहिए वहीं पर हो, ये नहीं कि अननेसेसरी इधर उधर दुनिया भर का डैमेज हो जाए और जिसकी वजह से बिल्डिंग फेल हो जाए और उस डैमेज को रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो डैमेज ऐसा हो जो रिपेयरेबल हो। ठीक है, this approach of earthquake resistant design is much like the use of electrical fuses in houses। ठीक है, इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, उसमें जो हम स्विच बोर्ड में जैसे मानिए हाई पावर आया, क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है। आप देखे होंगे घर में रिपेयरिंग फ्यूज रहता है स्विच बोर्ड के अंदर, तो फ्यूज उड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उस फ्यूज को रिपेयर कर देते हैं। तो जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं घर में, जैसे फ्रिज, टीवी या जो भी कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको कोई डैमेज नहीं होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर सपोज करिए हाई पावर लाइट आ गई ड्यू टू एनी रीजन, जैसे बरसात के दिनों में ऐसा अक्सर होता है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा लॉसेस होने के से हम जो है बच सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर डिजाइनिंग। ठीक है, likewise, to save the building from collapsing, you need to allow some predetermined part to undergo the acceptable type and level of damage. So the task now is to identify acceptable forms of damage and desirable building behavior during earthquake. So to do this, let us first understand how different material we have. तो देखिए इस सब चीज़ों के लिए हमको बिल्डिंग में डैमेजेस कम हो, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, दैट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी अगर हम प्रॉपर वे में बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो डैमेजेस ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो डक्टिलिटी के लिए हमको क्या है कि जो जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसको क्या करेंगे हम, जैसे कि रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग में, तो रेनफोर्समेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर अच्छी कंपनीज का, जैसे टाटा का, जिंदल का, इस तरह की कंपनीज का रेनफोर्समेंट, या कंपनीज की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, आप ये कह सकते हैं दूसरे वे में कि मतलब जो कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना चाहिए। कंसिडर बाई chalk used to write and on blackboard and steel pins with solid head used to hold sheets of paper together. Yes, a chalk breaks easily on the contact. Steel pins allow it to be bent back and forth. ठीक है, तो जो भी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जैसे डक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वो सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो है हम उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब earthquake resistance building, particularly their main elements need to be built with ductility in them. Such buildings have the ability to sway back and forth during an earthquake and to withstand earthquake effect with some damage, but without collapse. Ductility is one of the most important factor affecting the building performance. The earthquake resistance design try to predetermine the location where the damage takes place and then to provide good detailing at these location to ensure the tactile behavior of the building। ठीक है ना, तो देखिए अगर हमें प्रॉपर डक्टिलिटी बिल्डिंग में दे रहे हैं, टैक्टाइल ऐसे मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं जिसकी डक्टिलिटी अच्छी है, तो क्या होगा कि बिल्डिंग में कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक अगर कुछ कोलैप्स होता भी है, जो भी हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें जो थोड़ा बहुत
अफेक्ट होगा, कोई मेजर डैमेजेस नहीं होगा, है ना। तो ये हमने जो है वीडियो अपना बनाया है, दैट्स ए सिस्मिक डिजाइन फिलोसफी के ऊपर और बिल्डिंग, है ना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन।